Assets puts money in your pocket whether you work or not, and liabilities takes money from your pocket. जो एसेट्स होते हैं वो आपके जेब में पैसा डालते हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो आपके जेब से पैसा निकालती हैं. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिटी क्रिएटर्स. जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में. इसमें हम बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में पूरी वीडियो रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको विदाउट एनी टेक्निकल वर्ड्स में आपको बिटकॉइन समझा पाऊं अच्छे से. तो अगर आपको बिटकॉइन के बारे में अच्छे से जानना हो तो ये वीडियो आपके लिए है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में बिटकॉइन का जब हम नाम सुनते हैं, आखिर में बिटकॉइन होता क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है. हम देखिए बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि आखिर में बिटकॉइन क्या होता है. देखिए बिटकॉइन आप देख रहे होंगे, बिटकॉइन दो वर्ड्स यूज हुए हैं इसमें, एक बिट और एक कॉइन. बिट क्या होता है? बिट एक कंप्यूटर का वर्ड है. अगर हम कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में सेव है, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो जीरोस और वंस की फॉर्म में आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम बिट. और कॉइन्स तो आपको पता ही है, कॉइन्स क्या होता है? कॉइन्स बेसिकली करेंसी होता है. तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो बनता है बिटकॉइन. एक ऐसी करेंसी जो कहां पर स्टोर है? कंप्यूटर में स्टोर है. एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम टच नहीं कर सकते, एक वर्चुअल करेंसी है, तो उसी को कहते हैं हम बिटकॉइन. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करी जाए, 2008 के अंदर सतोशी नाकामोटो नाम का एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसके बारे में हमें आज भी नहीं पता. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा, उसके अंदर उन्होंने सारी चीजें बताई कैसे हम एक करेंसी ला सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होगा, किसी भी बैंक का कंट्रोल नहीं होगा. तो ये था बिटकॉइन और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिटेल. और बिटकॉइन को इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हमें समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या कोई भी वैल्यूएबल चीज जो हम एक्सचेंज करते हैं वो कैसे करते हैं. देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है और फिर मिडलमैन होता है. अगर हम एग्जांपल से समझे, जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये जितनी भी कंपनीज है ये सब मिडलमैन है. ये क्या करते हैं? हम तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं कंज्यूमर तक, तो इनका जो कमीशन होता है वो बीच में वो काफी ज्यादा होता है. बिटकॉइन यही काम करता है. बिटकॉइन क्या करता है कि ये जो मिडलमैन है उसको हटा देता है. मतलब मिडलमैन कौन है यहाँ पे? बैंक को हटा देता है. और ये पूरा कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स करते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे जो काम कर रहे हैं. तो अब आपको समझ आ गया होगा बेसिकली बिटकॉइन को इन्वेंट क्यों करा गया. और इसमें एक और रीजन था, जो हमारे बैंक्स हैं वो हमारे बहुत सारे प्राइवेट डाटा को कभी भी लीक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे उन्हीं के हाथ में है हमारा सारा डाटा. तो अब हमें समझना पड़ेगा यही चीज जो बिटकॉइन का केस है, उन्होंने क्या करा, इसी चीज पे काम करा और यहां से मिडलमैन को हटा दिया. 2008 में जैसे आपने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था उसमें बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए थे. लीमन ब्रदर्स जैसे बैंक बैंकरप्ट हो गए थे. तो इसी वजह से जो बिटकॉइन आया, इसमें क्या किसी का कंट्रोल नहीं है. ये एक ऐसी करेंसी है जिसपे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो यहाँ पे यही फायदा हुआ कि अब यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो फीस है वो बहुत कम कटेगी. और यहाँ पे जो डाटा है वो लीक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी यूज हुई है. अब आपको समझ आ गया होगा बिटकॉइन इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी. तो अब हम बात करते हैं आखिर में बिटकॉइन काम कैसे करता है. इसके लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा वो है क्रिप्टोग्राफी, जो सेकंड है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जो थर्ड है वो है सप्लाई एंड डिमांड. पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता क्या है. इसको समझने के लिए हम समझना पड़ेगा आखिर में गूगल काम कैसे करता है. गूगल एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब उसको एक सिंगल एंटिटी रन कर रहा है, एक सिंगल पर्सन उसको रन कर रहा है. अगर बात करें, कभी भी अगर गूगल का सर्वर डाउन होता है तो वर्ल्ड वाइड गूगल बंद हो सकता है. लेकिन अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, मतलब इसके सर्वर्स को हम अलग अलग जगह बांट दें, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, मैकडॉनल्ड्स का वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी मॉडल है, अवेलेबल है, तो एक जगह अगर मैकडॉनल्ड बंद भी हो जाता है तो कभी भी मैकडॉनल्ड बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी हैं. तो वैसे ही हम गूगल के साथ करते हैं. तो वो एक अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसके सर्वर्स हम अलग अलग जगह बांट देंगे तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा. तो उसका सर्वर अगर एक जगह डाउन भी होता है तो वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं. तो इसी को कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन. इसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है
बिटकॉइन। इसी वजह से वो इतना ज्यादा रन कर रहा है, इतनी इजीली रन कर रहा है और वो इतना सिक्योर भी इसी वजह से है। तो ये था कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन का। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली होता क्या है? क्रिप्टोग्राफी समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में जाना पड़ेगा। वहां पे जो टेक्निक यूज हुई थी सबसे पहले, क्रिप्टोग्राफी जहां यूज हुई थी वो था वर्ल्ड वॉर सेकंड। वहां पे जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी, हम उसको एक कोड फॉर्म में चेंज कर देते, बेसिकली एक एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज करते थे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक कोड फॉर्म में बदल जाएगी, जिसको आसानी से रीड नहीं करा जा सकता, या तभी रीड करा जा सकता है जब उसके पास उसकी की हो। जैसे कि आपके पास अगर आपके पेटीएम का वॉलेट का पासवर्ड है तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेम चीज वहां पे भी वैसे ही थी। जो क्रिप्टोग्राफी करंटली अभी यूज हो रही है बिटकॉइन के अंदर, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो कर रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, वो एक ऐसे कोड्स में चेंज कर देते हैं जिसको आसानी से रीड नहीं करा जा सकता। वो होता है क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक से। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे कोड में बदल देती है जिसको आसानी से रीड नहीं करा जा सकता अगर आपको पास उसकी की ना हो तो ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी। और जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है सप्लाई एंड डिमांड। अब बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड हमें समझने के लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, आप हैं और मैं हूं विशाल। आप अपना नाम सोच सकते हैं। एक पर्सन है राम। हम एक शोरूम में गए, हमें लेनी है टी शर्ट। उस टी शर्ट हम तीनों को एक ही साथ वो टी शर्ट पसंद आ गई, जिसका प्राइस है 600 रुपीज। लेकिन उस शोरूम के अंदर सिर्फ वो सिंगल ही पीस है, एक ही पीस अवेलेबल है वहां पे। अब वहां पे क्या होगा, जो टी शर्ट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अगर मैं उसके 600 पे कर रहा हूं एमआरपी के हिसाब से, आप उसके 700 दे रहे हैं और राम उसके 800 दे रहा है, तो वहां पे वो जो बिडिंग है वो राम जीत जाएगा और वो टी शर्ट उसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो टी शर्ट का प्राइस है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। बिटकॉइन के केस में भी सेम चीज हो रही है, उसकी सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने का मतलब सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन बन सकते हैं, उससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं क्रिएट हो सकते। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, इसका सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसी वजह से अभी करंट में बिटकॉइन का प्राइस इतना हाई हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा बिटकॉइन क्यों इतना उसका प्राइस हाई है। अभी करंटली बात करी जाए बिटकॉइन के अंदर, अगर कोई भी माइनिंग करता है, माइनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बिटकॉइन माइनिंग, माइनिंग नहीं बिटकॉइन माइनिंग, मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको जो वैलिडेट करता है, उसको बताता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, उसको कहते हैं माइनर्स। तो अगर वो जो पर्सन सबसे पहले ये काम करता है उसको मिलते हैं बिटकॉइन। अभी आज के डेट में बात करी जाए तो अभी 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं 2020 में, लेकिन 4 साल बाद ये हाफ हो जाएगा, वैसे उसके 4 साल बाद ये हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही बिटकॉइन कंप्लीटली काम कर रहा है। और बिटकॉइन कब तक खत्म होंगे? 2140 तक। मतलब बिटकॉइन जो कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे, 21 मिलियन बिटकॉइन फिनिश हो जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, वो होंगे 2140 तक, मतलब 2140। इसको इसलिए इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये हर 4 साल बाद हाफ हो जाएगा। इसी वजह से बिटकॉइन इतना ज्यादा डिमांड में है, इसीलिए सप्लाई उसकी कम है और डिमांड इतनी ज्यादा है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का जो बिटकॉइन का प्राइस है वो क्या है। मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपको पता है आज बिटकॉइन का प्राइस क्या है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली बिटकॉइन काम कैसे करता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर में बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन होती कैसे है? इसको हमें समझने के लिए पहले उसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, जो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली होता क्या है, आप ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं डिटेल में। मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है ब्लॉकचेन के ऊपर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आखिर में ब्लॉकचेन होता क्या है और काम कैसे करता है। अगर थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, ब्लॉकचेन भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्लॉक और चेन। ब्लॉक में हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन हम उसमें सेव कर सकते हैं और वैसे ही वो जाके एक चेन में ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कैसे यूज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको 10 बिटकॉइन दिए, जो माइनर्स हैं वो चेक करेंगे क्या मेरे पास 10 बिटकॉइन है भी, तो अगर है तो वो उसको ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको ट्रांसफर कर देंगे 10 बिटकॉइन। उसके बाद जो माइनर्स हैं वो उसका पूरा एक लेजर बना देंगे, मतलब एक खाता बना देंगे, उसके बाद वो उसमें ऐड कर देंगे।
और इसमें जो टेक्निक यूज हो रही है वो है क्रिप्टोग्राफी, जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो अगर ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये जो सबसे पहले करता है, मतलब वर्ल्ड में लाखों माइनर्स हैं, उसमें से जो भी सबसे पहले ट्रांजैक्शन को वैलिड करता है उसको मिलते हैं बिटकॉइन। इसी को कहते हैं हम बिटकॉइन माइनिंग, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको बेसिकली समझ आ गया होगा बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता कैसे है। ये भी पेटीएम फोन पे की तरह ही है, इसको भी वैलिड करा जाता है। इसमें भी हमें प्राइवेट की पब्लिक की चाहिए होती है, मतलब इसमें भी हमें पासवर्ड पता होना चाहिए हमारा, और सामने वाले जिसको भेजनी है उसका बेसिकली मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, जिसको हम पब्लिक की कहते हैं। तो ये इसी तरह हम ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कैसे होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, इसको तो हैक करना बहुत आसान है, हमारा बिटकॉइन कोई भी चुरा सकता है। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है, उसको आसानी से हैक नहीं करा जा सकता। इसको आपको अगर अच्छे से समझना है तो आई बटन पे जो मैंने आपको पहले बताया लिंक है, वहां पे आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्यों इतना एडवांस है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बताऊं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उन सबके अपने अपने हैश होते हैं, मतलब बेसिकली सबके पासवर्ड होते हैं। तो हर ब्लॉक का एक अपना पासवर्ड होता है और प्रीवियस ब्लॉक का भी पासवर्ड होता है। अगर कोई भी एक ब्लॉक के पासवर्ड में कुछ भी गलती करता है, कुछ भी मैनिपुलेशन करता है, तो वो हर एक ब्लॉक के पासवर्ड में चेंज हो जाता है। बेसिकली हर एक ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है और सिक्योर है। तो इसी वजह से इसको कोई भी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों ये इतना ज्यादा सिक्योर है आज के समय। अब जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें बताई, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सारी चीजें समझ आई या नहीं आई। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। आखिर में बिटकॉइन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे अभी तक मैंने आपको जो जो चीजें बताई वो एक एडवांटेजेस ही है, लेकिन अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। तो एडवांटेज की सबसे पहले बात करते हैं। एडवांटेज क्या है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसकी जो फीस होती है ना वो बहुत लो होती है, क्योंकि यहाँ जो मिडल मैन है वो नहीं है। इसी वजह से उसका जो फीस का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम लगता है। और जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये इजीली हर जगह सर्वर्स इसके आज के समय लगे हुए हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स हो जाती हैं बहुत जल्दी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसको कोई भी एक एंटिटी होल्ड नहीं कर रहा जो हमारी डाटा और इंफॉर्मेशन आसानी से लीक कर दे। अगर कोई लीक भी करता है तो हर जगह सर्वर पे पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक हुआ है। और इस पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन, वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये आपको समझ आ गया होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। और इसमें क्या है, वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब आप जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, मतलब आपको वेरीफाई करानी पड़ती है चीजें, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, बहुत सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा चीजें देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जाके आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। और जो एडवांटेज है वो है ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो भी रन कर रहा है ना वो ऑलरेडी बहुत सारे सर्वर्स हैं। मतलब कोई ऐसे लोग नहीं कर रहे, एक लोग पर्सन नहीं कर रहा जो इसको आसानी से हैक करके मैनिपुलेट कर दे। इसको वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सिक्योर भी हो जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, आपको समझ आ गया। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस बिटकॉइन के। अब हम देखते हैं बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो हमने देख लिए। जो पहला डिसएडवांटेज है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इसको हमें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर में प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क आपको मैं समझाता हूं बेसिकली होता क्या है। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब अगर मैंने आपको 10 बिटकॉइन दिए तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड करने के लिए दुनिया में जितने भी माइनर्स हैं सब अपने कंप्यूटेशनल पावर यूज करेंगे, सब अपने सर्वर्स यूज करेंगे इसको वैलिड करने के लिए। मतलब सर्वर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल पावर यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विन विन सिचुएशन सिर्फ एक के लिए, मतलब जिसका कंप्यूटेशनल पावर, जिसके सर्वर बहुत ज्यादा हाई है, सिर्फ वही यहाँ पे जीत सकता है, उसी को वहां पे बिटकॉइन मिल सकते हैं। और जितने भी लोग हैं, मतलब अगर 100 सर्वर हैं दुनिया के अंदर और वहां पे एक ही को सक्सेस है, मतलब एक ही वहां पे जीत सकता है, एक ही ट्रांजैक्शन को वैलिड कर सकता है, जो 99 लोग हैं उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ना तो उनको बिटकॉइन मिलने वाले हैं और ना ही वो ट्रांजैक्शन को वैलिड करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है वो काफी ज्यादा है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर करंट में देखा जाए, एक प्रोसेस आ चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक।
प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ये भी प्रूफ ऑफ वर्क जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो उस क्रिप्टो करेंसी में स्टेक ले लेता है, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी के कुछ स्टेक ले लेता है, उसमें वो उतने पैसे दे देता है कि अब क्या है, उसके जो चांसेस है ट्रांजैक्शन को वैलिड करने में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से जिसका यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेक रहेगा उसके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांजैक्शन को वैलिड करने में। और यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे भी उसको उतनी क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं अगर वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड करता है। तो यही होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और क्यों प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क से बेटर है। इसी वजह से बेटर है जो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम कंज्यूम हो रही है प्रूफ ऑफ वर्क से, और ये उससे ज्यादा कहीं बेहतर है। और इसके हम अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो ये और क्रिप्टो करेंसीज की तरह फास्ट भी नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है 10 साल पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, तो हो सकता है अभी करंट में जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है वो टेक्नोलॉजी में इनसे एडवांस हो। इसी वजह से इनको थोड़ा फायदा है और बिटकॉइन को थोड़ा कम फायदा है, क्योंकि उतने ज्यादा फास्ट भी नहीं है। और जो इसके फीस चार्जेस है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी कम ज्यादा होता रहता है बिटकॉइन का। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड पे पूरा डिपेंड करता है। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस कम ज्यादा होता ही रहेगा लाइफ टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे जो फीस चार्जेस है वो भी कम ज्यादा होते रहते हैं। और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है, ये क्राइम के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से क्राइम के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगी, जो क्रिप्टो करेंसीज है वो कहीं ना कहीं क्राइम के लिए भी यूज हो रही है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के अंदर, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? माइनिंग पूल्स। माइनिंग पूल्स क्या होता है? आज के समय बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सर्वर लगा रही हैं ट्रांजैक्शन को वैलिड करने में। जो छोटे छोटे माइनर्स हैं उनका कोई भी रोल पे नहीं रहा, मतलब अब वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ग्रुप में काम करेंगे तो वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे 51% से ज्यादा लोग का कंसेशन चाहिए रहता है, मतलब यहाँ पे रजामंदी चाहिए रहती है। अगर इससे ज्यादा लोग वहां पे रजामंद हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाती है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, अगर छोटे छोटे माइनर्स एक साथ मिल जाते हैं और वो लोग उसको अगर वैलिड कर देते हैं, मतलब 51% से ज्यादा माइनर्स ऐसे हैं, अगर वो लोग गलत ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिटकॉइन के अंदर। और इसका डिसएडवांटेज देखें हम तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बात करें तो यूज क्यों करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट की और पब्लिक की होती है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी होती है जिसको हमें याद करना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहीं लिख के भी रखते हैं, अगर हम उसको भूल जाते हैं तो हम कंप्लीटली अपने बिटकॉइन को लॉस कर देंगे हमेशा के लिए। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बड़ी होती है, आप सोचे छोटे छोटे हम पासवर्ड भूल जाते हैं, पेटीएम के, फोन पे के, अलग अलग चीजों के पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर हम इसको जिस दिन भूल गए तो सोचिए हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे बिटकॉइन के। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या है बिटकॉइन के। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो कि बिटकॉइन बेसिकली काम कैसे करता है, होता क्या है, बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट क्या है जो उसको रन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो बिटकॉइन को समझना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो बिटकॉइन का डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर में बिटकॉइन कैसे काम करता है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप जरूर करिए। मतलब मैं तब नहीं कहूंगा आपके पास सिर्फ कुछ ही पैसा पड़ा है, वो आपके जरूरत का पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट कर दें। नहीं, अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जो आपके यूज में नहीं है अभी करेंटली, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रिटर्न्स हो सकता है वहां से मिल जाए, और ये भी हो सकता है आपके सारे पैसे डूब जाए। तो ये आपका कंप्लीटली ओपिनियन है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें जैसे मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी एजुकेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहेंगी। सो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।